So I am Optum Mohit Barenwal, and today we have a very special guest here, Dr. Professor Vishal Madan. He is PhD in optometry, MBA, and postgraduate diploma in personal management. He is more than capable of putting a highlight in what is optometry. So, sir, what is optometry for you? So optometry is a science which deals with eyes, the visual system of the eyes, and it involves a measurement of refraction, that is the refractive error, the ocular diseases, and their non-surgical management. तो क्या ये कहना सही होगा सर कि ऑप्टोमेट्री भी एक नोबल प्रोफेशन है, जस्ट लाइक मेडिकल, MBBS, BHMS? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जो भी आप सच्चे दिल से करते हो, पैसा ना सोचो, तो वो नोबल ही कहा जाता है, अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। और ऑप्टोमेट्री बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि सब अंगों में जो हमारे अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, है ना, जी सर। उन सब में स्वर सबसे बड़ा दर्जा किसको दिया जाता है? नैनो को मतलब आँखों को, और आँखों के कारण दृष्टि। तो दृष्टि जो है वो उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो स्वर सब अंगों में सबसे प्रधान नंबर जो दर्जा आता है वो आँखों का। तो इसी माध्यम पे समझते हुए, और अगर आप समझे कि आँखों का क्या योगदान है, तो ऑप्टोमेट्री का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, व्हाट आर करियर ऑप्शंस फॉर तो स्टूडेंट्स? ऑप्टोमेट्री में ये 4 साल का कोर्स है। पहले मैं बताना चाहूँ, इसमें 3 साल का थ्योरी होता है। थ्योरी में इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है, लैब्स होते हैं, और साथ में उन बच्चों को सिखाया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये विजन एड है। विजन एड मतलब एक नेत्र, जो नज़र को बढ़ाने की, जो हम अनेक वस्तुओं का मतलब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे चश्मा हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, और अनेक प्रकार के जो डिवाइसेस होते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और लास्ट ईयर हम लोग उनको हॉस्पिटल सेटअप में भेजते हैं, जहाँ पे वो बाकायदा देखते हैं कि किसी को मोतिया बिंदु है, कांच बिंदु है, या उनकी नज़र कम है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या HIV पॉजिटिव पेशेंट हो, उन सबको चेक करने की नॉलेज देते हैं, उनको एक सक्षम करते हैं उनको समझने में, और उसके आगे उसका कैसे मैनेजमेंट करा जाए, उसको कैसे मैनेज करा जाए। बस इतना ध्यान में रहे कि ये जो आप ऑप्टोमेट्री के बारे में पूछ रहे हैं, दिस इज़ ए नॉन सर्जिकल। इसमें सर्जरी या आँखों के अंदर पेनिट्रेट करना, मतलब चाहे आप सुई के द्वारा करें, या कोई नीडल लेके, या कोई ब्लेड लेके, जिसको हम सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं, छुई जैसा कोई, वो आप नहीं कर सकते हैं, कि उसके लिए आपको MBBS और MS करना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड एज मास्टर ऑफ सर्जरी। तो सर, ऑप्टोमेट्रिक जो करियर है, ये आपका कौन से डिपार्टमेंट में आता है? मेडिकल, पैरामेडिकल और अलाइड है? एक्चुअली ये पहले तक तो मेडिकल के अंदर ही आता था। वी आर अंडर द बोर्ड ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर आता था, मेडिकल के अंदर, और हमारे ऊपर जो रूल्स थे वो NMC के थे, विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल मेडिकल काउंसिल, या कमीशन हो गया। पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल होती थी। तो अभी 2 साल पहले हमारी एक अलग काउंसिल बन गई, जिसको हम बोलते हैं AH, दैट इज़ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, जिसको बोलते हैं अलाइड हेल्थ रेगुलेटरी प्रोफेशनल काउंसिल, जो है बिल है। तो वो मार्च 28, 2021 में लागू हो चुका है, गैजेट हो चुका है। तो अभी हम उन काउंसिल के अंदर आते हैं, और उसके अंदर हमारा ऑप्टोमेट्री को छोड़ के फिजियोथेरेपी और बाकी भी आते हैं। सो ये अब अलग काउंसिल के अंदर आता है। बट ये काउंसिल जो हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली UGC के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये सरकार के अंदर डायरेक्टली आता है। सर, बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, क्या हम डॉक्टर एज अ सफिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने नेम के बाद, ऑप्टोमेट्री करने के बाद? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है आपने। डॉक्टर जो नाम आया है, ये एक डॉक्टर इज्जत से देते, एक इज्जत से, मान से, एक आदमी के दिल से निकलती है बात, क्योंकि डॉक्टरों को वो मानते हैं कि वो पहले पेशेंट के बारे में सोचते हैं, और फिर अपना सोचना चाहिए, क्योंकि वही हमने शपथ ली है कि पहले आप पेशेंट का भला सोचो, उनके ऊपर नुकसान ना हो, जिसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट्स ही बोलते हैं वो। जी सर। जी। तो वो ओथ में ये बताया गया कि आपका ये जो कार्य है, जो बन रहे हैं, उसमें आपको पहले आगे के बारे में, मतलब जो इंसान है जो आपके आगे जो तकलीफ में है, उसके बारे में सोचना, और फिर अपने। तो ये जो ओथ में के हिसाब से, जैसे आपने पूछा कि डॉक्टर लिख सकते कि नहीं, वो डॉक्टर एक इज्जत से नाम कमाया हुआ है, और
डॉक्टर लिखना ना लिखना वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के हाथ में है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है जो बोलता है कि आप नहीं लिख सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर से एक पहचान से अच्छा आप अपने कार्य अच्छा करो, आपके कर्म अच्छे करो, आपका ट्रीटमेंट अच्छा रहे, आपका बोलचाल अच्छा रहे, तो उससे आपके अपने इज्जत होती है। अब मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ करीब 20 साल से, और इस 20 सालों में मैंने कहीं पे भी मेरा नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा, मगर 10 में से 10 लोग जो मेरे पास आते हैं वो सब डॉक्टर बोलते हैं, तो वो एक इज्जत देते हैं। जैसे एडवोकेट होता है जी सर। तो एडवोकेट एडी नहीं लिखते हैं। जैसे वैद्य होता है, वो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर हैं उनकी जो कहना है कि जब आप पास होते हो तो आप डॉक्टर मत लिखो, वैद्य लिखो, वैद्य। सो वैद्य मतलब डॉक्टर इन आयुर्वेदा। तो ये एक पहचान की बात है। बाकी आपका मन करता है तो आप लिखिए डॉक्टर, वैसे कोई रूल नहीं है जो बोलता है नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं। और उसके आगे आपकी ड्यूटी ये है कि आप ब्रैकेट में लिख लिए कि आप डॉक्टर कौन से हैं, ऑप्टोमेट्री के, तो OPTAM लिखिए आगे। जैसे फिजियोथेरेपी में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो 4.5 साल का कोर्स करते हैं, हम 4 साल का कोर्स करते हैं, तो वो भी लिखते हैं PT। तो ये बात। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे हम कई सारे डिजीज में ऑप्टोमेट्रिस्ट कई सारे डिजीज हैंडल करते हैं, तो क्या सर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है तो कई दर्जे में कई काउंसिल ये बोलती है, जैसे स्टेट काउंसिल के अंदर आ गया, अभी क्या बोलते हैं आपको, उसमें ये बोलते हैं कि आपको मेडिसिन वही दे सकते हैं जो आपके काम आए चेकिंग के। अब जैसे आपकी चेकिंग के लिए क्या आएगा, ट्रोपिकामाइड, तो टेक्निकली अगर आपको 6 से साल भर पढ़ाया गया है फार्माकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। बट इतना ध्यान में रहे कि कभी कभार मेडिसिन देने से प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा, तो उसकी जांच करके आप करें तो अच्छा रहेगा, जो हर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट करता है। तो वो अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया, वो एक होगा। दूसरा, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे सकते हैं, विच इज ओवर द काउंटर, उसके लिए तो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो जो ड्रग्स जो आपकी नॉलेज में है, जो आपको जानकारी पूरी है जिसके बारे में कि इस पेशेंट के लिए वो ज़रूरी है और उसको मदद कर सकता है, तो आप दे सकते हैं। बाकी 2-3 तरह के जो ड्रग्स हैं वो आप नहीं दे सकते, जिसको हम स्टीरॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि वो आपके दायरे में आता ही नहीं है। मतलब आपको अगर वो प्रॉब्लम आंखों में दिखता है तो आपको इमीडिएटली उसको MBBS MS डॉक्टर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजें। तो उसका मतलब यही हो गया कि आप वो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। सो ड्रॉप्स जैसे आपके हो गए एंटीबायोटिक्स, जो एलर्जिक ना हो उससे पहले पूछें कि उसको एलर्जी है कि नहीं। और जो जैसे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं और जो डायग्नोस्टिक लेवल के हैं, जिसको हम ट्रोपिकामाइड प्लस बोलते हैं या ट्रोपिकामाइड विद फेनिलएपिनेफ्रिन जो बोलते हैं, वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप कोई ना कोई ऑफ्थेल के साथ एसोसिएटेड रहें, जिसके कारण अगर कोई केस होता है हज़ारों में एक, तो आपको एक प्रोटेक्शन या रिवर्सल कर सकते हैं, मतलब उसका बुरा असर को आप नलीफाई कर सकते हैं। जी सर। बैचलर्स के बाद सर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखो, ऑप्टोमेट्री के बाद आप पहले तो आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्लिनिक खोल लीजिए, चश्मे की दुकान खोल लीजिए, आप एक बड़े आई हॉस्पिटल में जॉब कर लीजिए एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। आप एक इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए, इंडस्ट्री में जैसे अपना लेंसकार्ट, टाइटन, अपना लॉरेंस एंड मेयो, ऐसे अनेक तरह के हैं, बहुत सारे विस्तार में मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर ये बोलूँगा कि इतने सारे ऑप्शन हैं कमर्शियल, वो कर सकते हैं। अगर आपको और पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, मतलब भीड़ से अलग दिखना है और करना है, तो फिर आप मास्टर्स कर लीजिए। मास्टर्स भी 2 साल का है, उसमें आप स्पेशलिटी कर लीजिए कॉन्टैक्ट लेंस। अब वो पूछेंगे भाई उसमें कुछ फ़ायदा है, भाई बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसमें स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस का हैंड्स ऑन दिया जाता है, तो जो मास्टर के लिए होना ज़रूरी है। दूसरा, आप ऐसे एक और है जिसको हम लो विजन एंड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, वो कर सकते हैं आप। तो आप एक तो जानकारी ज़्यादा रहेगी, आपको नॉलेज ज़्यादा रहेगी, दूसरा आपको एक लाइसेंस तरह का मास्टर का जो है वो वैल्यू रहेगी, तो ये कर सकते हैं। कमर्शियल में आप अपना सेटअप कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है कैसे चश्मा बनता है, कांच का कैसे घिस के नंबर बनाया जाता है, या ये कोटिंग कैसे दी जाती है, तो आपके पास ये नॉलेज होने के कारण आप एक लाइसेंस ले सकते हैं स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का, और आप अपना एक सेटअप कारखाना कर सकते हैं। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में आपकी जैसे वहाँ पे आपको दिरहम मिलेंगे, रियाल मिलेंगे, उधर की जो है मतलब मिडिल ईस्ट, और अगर आप उतने सक्षम हो, उतने होनहार हो, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जो डिग्री जो हम दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ दे रहे हैं, वो रिकग्नाइज है। कहने का मतलब ये कि बहुत आने, आप टीचर बन सकते हैं मेरे जैसे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं,
सर आपने अभी एक बात कही कि फॉरेन में काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो आई वांट यू टू हाईलाइट दोज ऑप्शंस कि फॉरेन में और क्या क्या ऑप्शंस है ऑप्टोमेट एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट. फॉरेन में सबसे पहली बात है कि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, जो हमने देखा कि इंडियन जो है बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, और वहाँ जाके आप क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट प्लस डिस्पेंसिंग काउंटर संभालते हैं. तो मेरे को जहाँ तक जानकारी, अगर उधर के पगार की अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो 90,000 से लेकर 1.5 लाख आपकी कमाई है महीने की. जो वहाँ पे आप अगर ठीक से भी रहना चाहें तो आप 30-40 हज़ार इंडियन मनी में रह सकते हैं, और 50,000 तक वापस, मतलब सेविंग बहुत है, एक्सपीरियंस अच्छा है, फॉरेन कंट्री घूमने को चांस मिलता है, तो ये कर सकते हैं. बाकी आप अपना पीजी कर सकते हैं, वहाँ पे आप एमएससी सोशल वर्क कर सकते हैं, आप एमपीएच कर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं. So after bachelor, sir, what can an optometrist expect as an average salary? So the salary as I was about to complete, the salary depends on your capability, your knowledge, your skills, your practical willingness to work. There are many people who want to work in their own hometown. Okay, so attitude is also very important. So knowledge, skill, attitude, and practice. Because this is the 3-4 criteria which we require to understand. So the starting salary starts with 22 to 24,000 per month, and if you are really outstanding in the technical interview, in your journal knowledge-based interview, then you can get as high as 30. So people, that means a package of 3.6, and there are people who have even got 34 for a fresher, and for masters you get normally 5,000 rupees more. So a person who is getting 24 will get 29. A person who is already started his bachelor first salary as 30, he will get 35. So masters get 35 to 40, depending on the load, the role, expertise, and because a master is supposed to be master of that particular subject. So you will get, apart from the salary, you will get incentives. So all the multinational outlets, they always give you incentivized or incentives which are directly related to your performance. So if you are able to sell more contact lenses, more spectacles, more consultation, you can expect at least 10 to 15% component of your carry home salary increment as an incentive every month. I will not say add on, we can say add on to your salary. So if you are getting 30,000 and you are doing very good, so you can expect that 10% of 30,000, 3,000, 15% is 5,000. So the person will get 35,000, while the same friend of yours will get 30,000. So it is incentivized. It depends on your performance and your dedication, your knowledge. That is the scale which I am saying. So 3.6 to 4 for a master plus bachelor, you can get about 3 to 3.5 per annum. Okay, so there are many colleges available in current for optometry in India. So what makes Dr. D.Y. Patil Institute of Optometry Visual Science stand out? So we consider ourselves as pioneers because our infrastructure, our faculty, our library, our practical labs, our accreditations like NAC, NRF, and research, which is also a very important component, plus placements, they all are testimony that we are performing better than the others. So as I said, the teachers, the infrastructure, the library, the practical exposure, which is also very important, is most important thing. Plus we offer specialization in masters. As far as I know, we were the first to start in 2015 specialization in masters, and I am not aware of any other college. Are you aware of any college? Not currently, sir. Yeah. So that is why we say we are pioneer. We started specialization in masters of clinical optometry, and still we are offering. So that will separate you from the crowd of masters. So and we offer PhD also. Yes. So when is your admission process starting, and what is the eligibility criteria? Yeah. So the admission process is already started about 20 days back. It is put online. So you have to go to optometry.dpu.edu.in online, and you have to fill up the form inquiry. And if you want to go forward, you have to pay say 1,000 rupees. And the last day for submission for the bachelor is 15th of June, which is next month. The exam is scheduled on 25th,
and it's purely an online exam which doesn't have any negative marking. The exam has 100 MCQs which are based on physics, chemistry and biology. But biology will have botany and zoology component, and you have to complete the exam in 1 hour and 30 minutes. And the good part is there is no negative marking. The passing percentage is normally 50%. That is, person should be able to score 50 marks out of 100 MCQs. That is, 50 MCQs should be correct. And the fees is about 1,10,000 per year for bachelors and 1,45,000 for masters for 2 years, and bachelors is for 4 years. So any message, sir, for all the fellow optometrists out there? All the Fellow optometrists. So the optometry is a very noble profession, as we started with. To make it more nobler, or if there is a word called better than noble, then we want you to be honest. You have to be truthful to your profession. You have to have very strong integrity. You have to have a very strong focus. And as the Hippocrates both says, that keep oneself away, keep the other person, that is the patient, the needy, the poor, before yourself. So their needs should be satisfied first, and it should not involve your perception about that person. Money requirement, mandatory, monetary requirements, that should be second. So that is my request. If you follow those, and we follow bioethics also says the same thing, that you should not harm the patients. You should maintain the confidentiality. You should always think on the point of view of a needy and trouble through which that person is gone. So if you keep that ethics, which is called as bioethics in medical and allied health professions, then that will make you a very good person. Also, last thing which I want to add is, don't run after money. If you are good in your work, which shows in your work and your consultation and your treatment and your management, it will spread. So once it spreads among word of mouth from a 1% to 100,000 people, you will get name. And when you get name, people will say, "Arey, is a very famous optometrist. He's a very nice eye care practitioner because he's very honest and truthful and helpful and knowledgeable, friendly also." So if you do that, all those things, you will get name. After that, you will become famous. That is fame, and then you will get money. So you don't have to go for money first. You have to go for good work. That is name. Then you get fame, and then so that is what I say. जब आपका काम अच्छा होगा तो फिर आपका नाम होगा, और अगर नाम होगा तो आपको जो चाहिए, जो आपका दाम है वो दाम भी मिलेगा. So do the right thing, you will get everything. Money will follow you. Even if you don't want it, it will follow you. Okay? Thank you so much, sir. This has been very enlightenment for me too. Thank you so much, sir, for having me for the interview. Any other queries can be put through this channel, through our budding optometrist, and he will leave the link. Any queries, I will be happy to answer them. Thank you and all the best.